कराची में जुर्म का नया अंदाज, ऑनलाइन अकाउंट्स भी गैर महफूज, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल करेंसी डकैती की नई वारदात। गुलिस्तान जौहर से एयरपोर्ट जाने वाले नौजवान को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। मुलजिमान का पुलिस अफसर की गाड़ी से टक्कर का झूठा इल्ज़ाम। मुलजिमान ने डिजिटल अकाउंट से $8,600 निकलवा लिए। मुखवी का दावा, 1 घंटे तक शहर में घुमाने, तशद्दुद का भी इल्ज़ाम। मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान लूट लिया गया। मुकदमा दर्ज, केस एंटी वायलेंट क्राइम सेल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में जुर्म का नया अंदाज सामने आ गया है। ऑनलाइन अकाउंट्स भी गैर महफूज हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात उसामा मलिक से जानते हैं। उसामा, बताइएगा। आयशा, बिल्कुल देखें, शहर कायद में जो है वो एक और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल करेंसी जो है वो उसकी वारदात सामने आई है। ये गुज़िश्ता रोज़ का वक़ुआ है, जहां पर एक शहरी है मोहम्मद मताल, उसको जो है वो अपने दोस्तों से मिलने लाहौर जाना था। जिना इंटरनेशनल की जो फ़्लाइट है वो उसकी बुकिंग उसकी हुई भी थी। वो अपने घर गुलिस्तान जौहर से एयरपोर्ट के लिए जो है वो ऑनलाइन टैक्सी बुक कराता है और उसके बाद फिर वहाँ से निकलता है। जैसे ही वो कुछ दूर एयरपोर्ट के करीब पहुँचता है तो ऑनलाइन जो टैक्सी ड्राइवर है वो उससे कहता है कि उसने पेट्रोल गाड़ी में डलवाना है। वो वहाँ से पेट्रोल डलवाता है। इसीलिए पेट्रोल डलवाने की कुछ दूरी बाद जो है वो गाड़ी एयरपोर्ट की जानिब बढ़ती है। इसी दौरान जो है वो कुछ मुसल्लह अफराद आते हैं और एक वीगो डाले में सवार होकर 4 अफराद बताए जाते हैं। वो आते हैं और वो उसको मोहम्मद मताल को उतारते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी जो है वो किसी शख्स को मारी है, और इसी दौरान उसको अपने साथ बिठा लेते हैं। गाड़ी में बिठाने के बाद उसको कुछ दूर ले जाया जाता है और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मोहम्मद मताल से हमारी बात हुई थी, उसका कहना है कि तकरीबन 1 घंटे जो है वो उसको शहर के मुख्तलिफ मकामात पर घुमाया जाता है और उसी दौरान उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। और इसी दौरान उससे के जो डिजिटल वॉलेट था उससे तकरीबन $8600 जो डॉलर हैं वो उससे मुंतकिल करवा लिए जाते हैं। अब वाक़े का मुकदमा जो है वो पुलिस ने एयरपोर्ट थाने में ये मुतासरा शहरी की मुद्दत में दर्ज कर लिया है। तकरीबन ये $8600 जो है वो उससे वारदात हुई है। अब पुलिस की जानिब से मज़ीद भी तहकीकात की जा रही हैं। केस जो है वो एंटी वायलेंट क्राइम सेल को मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता माह जो है वो मार्च के महीने में तकरीबन 17 से 18 मार्च का दिन था, उसी दौरान ये ऐसी वारदात पेश आई थी जहाँ पर एक जो सुपर हाईवे पर वाक़ निजी सोसाइटी है उससे एक शहरी अपने घर से निकलता है और उसको जो है वो वहाँ पर कुछ दूर ले जाकर इसी तरीके से उसको गाड़ी में घुमाया जाता है और उसको तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उससे जो है वो रकम हथिया ली जाती है। अब जो है वो पुलिस की जाने से मज़ीद भी तहकीकात की जा रही है, लेकिन उसके जो मुल्ज़िमान थे गुज़िश्ता माह होने वाली वारदात के, कोई भी जो मुल्ज़िम है वो गिरफ्तार नहीं हो सका है। गुज़िश्ता साल भी इसी तरीके की एक वारदात पेश आई थी जिसका मुकदमा जो है वो मंगोपीर थाने में दर्ज हुआ था। जब उसकी तफ्तीश ABCC ने करी तो उसमें जो है वो कुछ CTD एहलकार और जो दीगर पुलिस के एहलकार थे वो इसमें मुलव्वस पाए गए थे। अब इसका मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मज़ीद भी तहकीकात कर रही है। आसपास की जो CCTV फुटेजेस हैं वो हासिल की जा रही है। पुलिस हुक्काम का बताना है, एंटी वायलेंट क्राइम सेल के जो ज़र्राए हैं वो बताते हैं कि अब इसकी जो है वो CCTV फुटेजेस हासिल की जाएंगी, इसका जो CDR वगैरह है वो हासिल किया जाएगा और जो जिसमें इसने ये ऑनलाइन टैक्सी बुक की थी उसको भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुल्ज़िमान को पहले से पता था कि इसके पास जो है वो डिजिटल करेंसी इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद है, इसीलिए जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर इसकी रेकी की गई है। तमाम इसकी मालूमात जो है वो मुल्ज़िमान के पास पहले से थी। इसको गाड़ी में बैठाने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और उसको कोरंगी के मकाम पर छोड़ दिया गया है। अब पुलिस जो है वो तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रही है। जी उसामा, ये बताइएगा, जैसा कि स्ट्रीट क्राइम्स और लूटमार की बहुत सारी वारदात तो सामने आती ही थी, लेकिन अब ऑनलाइन अकाउंट्स जो हैं वो भी गैर महफूज हो चुके हैं, तो क्या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो इन जराइम के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करेंगे? इन पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? देखिए, ऑनलाइन जो करेंसी जो ट्रांसफ़र की सूरत हाल है वो चूँकि ज़्यादा पुराना ये जराइम नहीं है, ये चंद सालों के दौरान ही सामने आया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी और जो दीगर डिजिटल करेंसी होती है उसका वॉलेट को चंद ही मिनटों में खाली कर लिया जाता है। इसलिए जो पुलिस हुक्काम हैं उनको भी इस बारे में ज़्यादा टेक्नोलॉजी की मालूमात नहीं है कि ये किस तरीके से होती है। ये पूरा एक गिरोह होता है और ये आला जो इसमें माजी में भी जो है वो CTD एहलकार और जो दीगर एजेंसी हैं ABCC और जो AVLC हैं, क्योंकि ये इसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और मुल्ज़िमान को इसी तरीके से गिरफ्तार करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो है वो वही लोग मुलव्वस होते हैं। बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि एक आम शहरी जो है वो इस तरीके की या एक आम जो मुल्ज़िम होता है वो इस तरीके की वारदात कर सके। ये टेक्नोलॉजी पर मबनी वारदात होती है। इसमें पहले जो मुतासरा शहरी होता है उसको मुकम्मल तौर पर उसकी रेकी की जाती है, उसकी तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है कि किसके पास कितने डॉलर हैं, और ये जो ज़्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके ज़रिए ये मालूमात जो है वो शेयर की जाती हैं। जो भी अपना पेज चला रहा होता है, माजी में भी हमने देखा है कि
2 अफराद की जिस तरीके से वारदात हुई थी, उनको पहले से जो है उनकी मुकम्मल तौर पर रेकी की गई, क्योंकि उनका सोशल मीडिया हैंडल था। वो लोगों को मुख्तलिफ अपने थ्रू जो है वो अपने ग्रुप्सों में शामिल करते थे और उनको जो है वो मशवरे दिए जाते थे, कंसल्टेंसी चलाई जा रही थी। तो उसी दौरान जो है वो मुल्ज़िमान ने उनकी रेकी की है और उनको जो है वो फिर अगवा करने के बाद इस तरीके की वारदात सरअंजाम दी गई है। लेकिन इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है और जो मुलव्विस मुल्ज़िमान हैं वो भी यकीनी तौर पर एक एजुकेटेड पर्सन ही होंगे जिस तरीके से ये डिजिटल करेंसी की वारदात हुई है। जी उसामा, ये बताइएगा, जैसा कि जो मुल्ज़िमान हैं इन्होंने स्मार्ट तरीके से और मॉडर्न तरीके से जो है वो अब वारदातें शुरू कर दी हैं, तो अपने डिजिटल अकाउंट्स को महफूज करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, अब डिजिटल करेंसी को महफूज करने के लिए तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब आप बंदे को अगवा कर लिया जाता है और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो वो फिर मजबूर हो जाता है अपना पासवर्ड्स और अपने जो दीगर अहम दस्तावेज़ात होते हैं उनके हवाले करने के थ्रू। इसीलिए पहले जो है वो हैकिंग का तरीका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब हैकिंग का तरीका गैर मौसर साबित हुआ तो अब जो है वो मुल्ज़िमान ने इस तरीके का वारदातें करना शुरू कर दी हैं। ये चंद ही घंटों की वारदातें होती हैं और इसमें तकरीबन जो है वो लाखों करोड़ों रुपए में जो है वो रकम हथिया ली जाती है। माजी में भी जो वारदात हुई थी गुज़िश्ता साल, उसमें भी जो है वो CTD एहलकार मुलव्विस थे और उन्होंने चंद ही घंटों में जो है वो इससे डिजिटल करेंसी के ज़रिए जो कैश करवाया था, उन्होंने एक बेशकीमती कार बरामद की थी और तमाम जो वॉलेट था उसको कैश करवा लिया था। अब ये गुज़िश्ता रोज़ वारदात हुई है, अब तफ्तीशी हुक्काम जो है वो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो गुज़िश्ता माह तकरीबन 17-18 मार्च को वारदात हुई थी उसका जो है वो कोई भी एक्यूज़ गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जी उसामा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। उसामा, आपका शुक्रिया। M9 मोटरवे पर बस बुकिंग दफातर सीलिंग केस का फैसला। बुकिंग दफातर डीसील करने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात फौरी ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। M9 मोटरवे पर बस बुकिंग दफातर सीलिंग केस का फैसला। बुकिंग दफातर डीसील करने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात फौरी ख़त्म करने का हुक्म दे दिया गया है। M9 मोटरवे पर बस बुकिंग दफातर सीलिंग केस का फैसला सामने आया है। बुकिंग दफातर डीसील करने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात मुमताज़ जमाली से जानते हैं। मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस अदनान करीम मेमन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अहम दरख्वास्तों पर जो है वो तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और वो ये था कि M9 मोटरवे के करीब जो बस स्टैंड, जो बस बुकिंग के जो दफातर थे वो सील किए गए थे और उनको डीसी करने से मुतल्लिक जो थी वो दरख्वास्तें थी। लिहाजा आज अदालत की जानिब से जो है बुकिंग दफातर डीसील करने की दरख्वास्तें मुस्तरद करती हैं। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत का गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिए। अदालत ने रिमार्क किए कि सरकारी राजी को तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने का कोई जो है वो कानूनी हक नहीं है, जबकि दरख्वास्तदार के मुताबिक दरख्वास्तदार कई दहाइयों से 1000 स्क्वायर के करीब बसतों से कारोबार कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से जो है उनके दफातर सील किए गए हैं। सरकारी वकील दरख्वास्तदार का ये भी मौक़िफ़ था कि सरकारी हुकाम ने निजी बस टर्मिनल को फायदा पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट को जबरदस्ती वहाँ मुंतकिल करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी वकील के मुताबिक दरख्वास्तदार सर्विस लेन पर बस अड्डे और बुकिंग ऑफिस चलाते हैं। अदालत ने रिमार्क किया कि तवील अरसे तक राजी का इस्तेमाल ही किसी को कानूनी हक नहीं है। लिहाजा अदालत ने यह भी कहा है कि रूट परमिट गाड़ियों की नकल हरकत की इजाजत देता है। रूट परमिट से बस अड्डे या बुकिंग दफ्तर कायम करने का हक हासिल नहीं होता। टर्मिनल का कयाम हुकूमती वादा कानून की खिलाफ वर्जी का जवाब जो है फराहम नहीं करता। अदालत ने यह भी रिमार्क किए कि सरकारी इदारों के तजावुजात के खिलाफ कौम का मकसद सिर्फ की बेहतरी है। जी मुमताज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट के कम अज़ कम नंबर की शर्त के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने करार दिया कि दाखिला पॉलिसी और मयार तय करना पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल का कानूनी इख्तियार है, जिसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा। सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि जो
मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला के लिए या MD केट में जो दाखिला के लिए वो जो नंबर्स की शर्त है वो ख़त्म की जाए, यानी कि कम से कम जो मार्क्स है उसकी शर्त ख़त्म की जाए। इस पर तमाम फ़रीक़ैन के दलाइल जो हैं वो सुने गए, लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। चूँकि अदालत ने दाखिला पॉलिसी की शर्त जो है वो PMDC का इस्तेहकाक करार दे दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत जो है वो ऐसी पॉलिसी मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं कर सकती, तो लिहाजा कम से कम पासिंग मार्क्स जो शर्त रखी गई थी PMDC के जानब से अदालत ने उनको बरकरार रखा है। दरख्वास्त गुजार के वकील का ये मौक़िफ़ है कि MBBS के लिए 55% और BDS के लिए 50% मार्क्स जो है या नंबर जो है वो शर्त रखी गई है कि कम से कम अगर इतने नंबर आए तो वो स्टूडेंट जो है वो कामयाब करार दिया जाएगा। उनका ये कहना था कि सख्त मयार के बायस बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ़ जामियात हैं वहाँ पर नशिस्तें जो है वो खाली रह गई हैं, तो लिहाजा जिन तलबा ने इनसे कम नंबर लिए तो उनको दाखिला दिया जाए और कम नंबर की शर्त जो है वो ख़त्म की जाए। तो लिहाजा अदालत ने ये मामला जो है MDC का इस्तेहकाक करार दे दी है। जी, कराची पुलिस चीफ की हिदायत पर शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ख़ुसूसन नमाज जुमा के इज्तिमात के पेश नज़र सख्त इंतजाम किए गए हैं। मसाजिद और इमाम बारगाहों पर इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। मज़ीद जानते हैं मिराज अख्तर से। मिराज बताइएगा। कराची में पुलिस चीफ की जानिब से पुलिस को जो है वो हाई अलर्ट दिया गया है और कराची भर के जितने भी थाने हैं उन तमाम के SHOs को ये हुक्म जारी किया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में जो मसाजिद और इमाम बारगाहें हैं वहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ा दें। इसके अलावा जो इलाके की मेन मरकज़ी शाहराह हैं और ज़िली सड़कें हैं वहाँ पर गश्त में भी इजाफा कर दिया जाए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी के इलाके में, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में, जहाँ पर पुलिस की नफरी लगी हुई है। मस्जिद के बाहर भारी जो है तादाद में पुलिस वाले मौजूद हैं, असले से लेस हैं और हमारे साथ KIA थाने के सब इंस्पेक्टर हनीफ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं आज के हवाले से। हमारे इलाके में जितने भी मसाजिद हैं हर मस्जिद के ऊपर इंशाल्लाह 2-2 जवान, हर मस्जिद पे जितने भी मस्जिद है सब पे 2-2 जवान मौजूद होते हैं और असले से लेस होते हैं और मोबाइल भी गश्त करती रहती है। तो अभी आज गश्त बढ़ाया हुआ है काफ़ी, वैसे आज कुछ ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा, नफरी कुछ ज़्यादा आज किलो मंगवाई है हर मस्जिद पे। ठीक है, हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि इजाफी गश्त है, इसके अलावा सादे लिबास एहलकारों का जाल भी बिछाया हुआ है खासतौर पे इमाम बारगाहों पे, मसाजिद पे और उसके बाहर जो उनके पार्किंग एरियाज़ हैं उनकी भी खासतौर पर नज़र रखी जा रही है। जितनी भी ज़िली सड़कें हैं, मेन शाहराह हैं, वहाँ पर गश्त को भी बढ़ाया गया है और तमाम SHOs जो हैं वो अपने अपने इलाकों में जो है वो एक्टिव हैं। यहाँ KIA की जो SHO है वो भी जो है वो पेट्रोलिंग में मसरूफ़ है और पुलिस का ये कहना है कि वो अपने तौर पर सिक्योरिटी के भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। साथ साथ आवाम से उन्होंने ये गुजारिश की है कि अगर वो कोई भी मशकूक सरगर्मी देखते हैं तो फौरी तौर पर 15 पे इतला दें ताकि पुलिस वहाँ पर पहुँचकर फौरी एक्शन कर सके। जी, खबर शामिल करें और आपको बताएं महकमा तालीम में 40,000 उम्मीदवार अब भी रोज़गार के मुंतज़िर हैं, जबकि दस्तयाब आसामियों की तादाद महज 7,500 है। सिंध असम्बली पार्लिमानी कमेटी सर जोड़ कर बैठ गई। वज़ीर तालीम ने मज़ीद 40,000 उसातिज़ा की भर्तियों को मुश्किल करार दे दिया है। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में देखिए। असातिज़ा की भर्तियाँ हल के बजाय मसला बन गयी। स्पीकर अवैस कादिर शाह की क़यादत में कायम पार्लिमानी कमेटी सर जोड़ कर बैठ गई। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कमेटी को ब्रीफिंग दी और बताया कि मजीद 40,000 असातिज़ा भर्ती नहीं हो सकते क्योंकि असामियाँ सिर्फ 7,500 हैं। जी 40 कैसे ले सकते हैं? सीटें जब आपके पास 7,500 होंगे, 40,000 आप नहीं ले सकते ना। कमेटी अगर फैसला करेगी तो 7,500 हो सकते हैं। मैं भी फिर क्या होगा कि जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं 33 वाले जो अभी बैठे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? वो कहेंगे कि भाई हम 5 साल आपने फेवर इनको दिया है, अगर 43 की वो एज क्रॉस कर गए तो उसमें उनका कसूर नहीं है, ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है, वो कसूर है उनकी किस्मत का। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि सरदार शाह ने असेंबली को पेशकश की है कि असातिज़ा की भर्तियों की मॉनिटरिंग की जाए। जो फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स हो रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जो टेस्टिंग सर्विसेज के थ्रू बच्चे पास होके आएंगे, उन सारी रिक्रूटमेंट्स को भी, उस सारे प्रोसेस को भी ये कमेटी ओवरसी करे, उन सारी चीजों को ये सुपरवाइज भी करे, देखे कि ट्रांसपेरेंसी और मेरिट ये दोनों हर जगह पे इंश्योर होना लाजमी है। तो ये कमेटी चेक एंड बैलेंस रखती आए हर चीज। वजीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि 33 मार्क्स वाले भी भर्तियों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन लीडर
अली खुर्शीदी आइंदा इजलास में अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। हमें वंस फॉर ऑल डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कोई उनके लिए पॉलिसी बने, लेकिन ऐसी पॉलिसी बने कि जो फर्दर अब आगे चलकर नौजवान और भी ग्रेजुएट हुए हैं तो ये ना हो कि ये स्टकअप होकर मामला हमारे नए बच्चों के लिए जो नए नौजवान ग्रेजुएट और मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए कोई दरवाज़ा रुका ही रहे, स्टेटस को वाली सूरत हाल ना रहे। तो अभी डिस्कस हो रहा है इस पर। उन सबका इस बात पे कंसेंसस है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, जो कि 90,000 से ज़ायद 95,000 से ज़ायद रिक्रूटमेंट हो गई है, तो उसमें जो रह गए हैं उसको भी हायर करने के लिए मेरिट को मलूज़े खाते रखा जाए। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी, MQM, PTI और जमात इस्लामी के अरकान समेत मुख्तलिफ सरकारी अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन अहमद अली के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। महकमा तालीम में मज़ीद 40,000 भर्तियाँ नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 भर्तियाँ हो सकती हैं। वज़ीर तालीम सरदार शाह का 2 टोक ऐलान। रोज़ 2 से 3,000 पैगाम भर्तियों के लिए मौसूल होने का इंकशाफ हुआ है। कहा उस्ताज़ा की भर्तियों को ब्रेक लगनी चाहिए। सिंध असम्बली भर्तियों के बारे में फ़ैसला लेकर महकमे को दबाव से बाहर निकाले। मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जानते हैं। आजिज़ बताइएगा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखें, ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त सिंध हुकूमत में कि वज़ीर तालीम सरदार शाह ने गुज़िश्ता रोज़ जो कमेटी के सामने पेश हुए थे उसकी हमें कुछ मज़ीद तफसीलात ज़राए से मिली हैं। तो सरदार शाह ने हाथ उठा लिए और उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कमेटी को बताया कि जो 40,000 उम्मीदवार अभी तक भर्तियों के मुंतज़िर हैं उनको अब भर्ती नहीं किया जा सकता, चूँकि महकमे का जो बजट है उसका 90% से ज़ायद जो है वो तनख्वाहों पे ख़र्च हो चुका होता है। हम जो है 95,000 टीचर्स पहले ही भर्ती कर चुके हैं। लाखों की तादाद में मज़ीद नए टीचर्स अगर भर्ती होंगे तो महकमे का बजट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और कोई काम नहीं हो सकेगा। सरदार शाह ने कमेटी को बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 8,000 टीचर्स भर्ती कर सकता हूँ, जिसके बारे में सिंध असम्बली की कमेटी कोई फ़ैसला करे और महकमा तालीम को मदद करे, क्योंकि महकमे के ऊपर बहुत दबाव है और 40,000 टीचर्स भर्ती करने के लिए दबाव है। सरदार शाह ने बताया कि उनके फ़ोन पर रोज़ाना से 2-3 हज़ार जो मैसेजेस तो उन उम्मीदवारों के आते हैं जो भर्ती होने के मुंतज़िर हैं। लिहाजा उन्होंने कहा है कि अब इसको ब्रेक लगनी चाहिए, इसको रोका जाए, इस सिलसिले को रोका जाए, क्योंकि 2021 से ये भर्तियों का सिलसिला जारी है और मुसलसल जो 50, 60, 70 हज़ार से होता 95,000 तक टीचर्स जो हैं वो भर्ती हो चुके हैं। अब इसको कम अज़ कम रोका जाए ताकि जो नए ग्रेजुएट्स नौजवान आएंगे आगे चल के उनको भी भर्तियों का मौका मिलना है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि इस मामले को किसी तरह रोका जाए और जो महकमा तालीम के ऊपर दबाव है सिंध असम्बली उसकी ज़िम्मेदारी ले और सिंध असम्बली के इजलास के दौरान ऐसा कोई कानून पास किया जाए, कोई करारदाद मंजूर की जाए या कोई फ़ैसला हो जिसमें कम अज़ कम जो मज़ीद असातिज़ा जो उम्मीदवार हैं अब इस मामले को ख़त्म होना चाहिए, अब उनको पेंडिंग में नहीं रखना चाहिए और ये ऐलान कर देना चाहिए कि बस जितने असातिज़ा भर्ती हुए इससे ज़्यादा भर्ती नहीं हो सकते। तो बहरहाल कमेटी अपनी सिफारिशात तय करेगी और इसके बारे में एक और इजलास होगा जिसमें देखना यह है कि सरदार शाह की जो सिफारिशात हैं, सरदार शाह ने जो माजरत कर ली है असातिज़ा भर्ती करने से, आगे चल के इसके बारे में ये स्पीकर सिंध असम्बली की सरबराही में कमेटी क्या फ़ैसला करती है। लेकिन जहाँ बात दबाव की है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मज़ीद जो पेंडिंग में जो 40,000 केसेस हैं उनको निपटाया जाए, जो बकौल वज़ीर तालीम सरदार शाह के उनके लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला होगा। जी आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मैट्रिक इम्तहानात जारी, आज उर्दू का पर्चा लिया जा रहा है। इम्तहान का दौरानिया 3 घंटे मुकर्रर है। स्कूलों के इतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज, एडमिट कार्ड के बगैर तलबा का दाखिला ममनू कर दिया गया है। इम्तहानी मराकज़ के बाहर सिक्योरिटी सख्त है। नकल की रोकथाम के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात भी कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राबेल सदीद से। राबेल बताइएगा, इस वक्त क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से?
जी बिल्कुल, देखिए आज 9वीं और 10वीं जमात का जो है वो उर्दू का पर्चा लिया गया था और पेपर का जो दौरानिया जो था वो 3 घंटे रखा गया था। सुबह 9:30 बजे जो है वो पेपर का बाकायदा आगाज़ हुआ था, जो कि इस वक्त पेपर जो है बिल्कुल अख्ताम को पहुंच गया और तलबा और तालिबात जो है वो अब अपने सेंटर से निकल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं, थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। मुझे ये बताइएगा, आपका जब उर्दू का पेपर लिया गया था तो कैसी तैयारी थी और पेपर जो है वो थोड़ा कैसा आया था? पेपर उर्दू का तो बहुत आसान था बाकी सब्जेक्ट्स के मुताबिक, और हमारा तो बहुत ही अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी भी अच्छी थी तो इस वजह से पेपर अच्छा गुजरा और सारी चीज़ें किताब की थी, आसान थी, कॉन्सेप्चुअल भी नहीं था कुछ भी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इस बार जो है वो ई ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज किया गया था और नए पेपर पैटर्न के तहत जो है पर्चा लिया जाया था, तो उस हवाले से क्या जो है वो आप लोग की तैयारी थी और पेपर से पहले ही आप लोग को आगाह कर दिया गया था? जी, मैं कोचिंग जाती थी तो उन्होंने हमारी जो है ना ली थी उसमें पेपर में, और हमें सब कुछ आइडिया था कि कैसे करना है, सारे MCQs वगैरह सब पता था एयर शीट के बारे में। जी बिल्कुल, कुछ और भी तलबा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो उर्दू का पेपर भी, उससे पहले जो केमिस्ट्री का पेपर भी हमने देखा था जो आया था कॉन्सेप्चुअल आया था और काफ़ी ज़्यादा टफ था। आज का पेपर कैसा था और उस बेस के पेपर के ऊपर कैसे देख रही हैं? क्या कहते हैं, जो केमिस्ट्री का पेपर आया था कॉन्सेप्चुअल था, बट सवाल जो वही थे लेकिन घुमा फिरा के दिए हुए थे, थोड़ा परेशान हो गए थे। लेकिन उर्दू का पर्चा हमारा बहुत ज़्यादा आसान आया था और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत अच्छा गया। केमिस्ट्री का भी हमारा बहुत अच्छा गया था। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने 2 तलबा की तो बात सुन ली है यहाँ पर, और यहाँ पर एक और भी तलबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो इसको एक तो स्कूल में आप लोग सेंटर्स दे रहे थे, हम देख रहे हैं कि स्कूल क्लासेस में भी जो है बच्चे तो थे लेकिन बाहर भी कुछ बच्चे बैठ के पेपर दे रहे थे, तो क्या सहूलियात यहाँ पर देख रही हैं? खासतौर पर ये भी बताइएगा कि आज का पर्चा जो है वो आपका कैसा हुआ था और कंसेप्चुअल तो नहीं आया था? जी नहीं, आज का तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, लाइक एक्सपेक्टेड था, पास पेपर से आया था, बहुत आसान था। और जहाँ तक बात है सेंटर की मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट यहाँ की काफ़ी अच्छी है, मतलब हमें अभी तक तो कोई भी मसला नहीं हुआ है, सारी चीज़ें बहुत स्मूथली जा रही हैं और पेपर्स भी अभी तक केमिस्ट्री के अलावा अच्छे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपने बात सुनी, केमिस्ट्री के अलावा बच्चों के पेपर जो है वो अच्छे हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ सेंटर सुपरिटेंडेंट भी मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। सर मुझे भी बता दीजिएगा कि आप देख रहे थे कि जैसे कि मैंने आपसे बात करी तो आपके स्कूल में जो है वो 300 से 315 के करीब जो है बच्चों की गुंजाइश थी, लेकिन बच्चे कुछ बाहर भी बैठे हुए थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? असल में मैम आपको पता है इस मरतबा पोर्टल डाउन होने की वजह से कुछ सेंटर्स की तब्दीली एट द 11th आवर की गई है, तो उस सूरत हाल के अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई। एक टाउन कमेटी का गवर्नमेंट स्कूल है वो हमारे पास 11th आवर में शिफ्ट हुआ, लेकिन बोर्ड की जो पॉलिसी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी गुलाम हुसैन सोऊ साहब की, कि शुरू में बायोलॉजी और कंप्यूटर के पेपर रखे गए तो उसमें हाफ स्ट्रेंथ होती है, तो इजीली हमने उन चीज़ों को कवर कर लिया। और जहाँ तक बात है सेंटर्स की, तो वैसे तो हमारे पास 350 की कैपेसिटी थी, लेकिन अंदर कवर्ड एरिया हमारे पास मौजूद था, तो 30-50 स्ट्रेंथ जो हमारे पास एक्स्ट्रा आई उसको हमने ईजिली मैनेज किया। बोर्ड को एक एप्लीकेशन दी, उन्होंने विदिन 24 आवर हमें जो फर्नीचर है वो फराहम कर दिया। जी बिल्कुल, आपने सेंटर सुपरिटेंडेंट की भी बात सुन ली और यहाँ पर हमारे साथ तलबा और तालिबात भी मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी और मजीद बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि अभी आज आप लोग का उर्दू का पेपर लिया गया था, आगे भी अब जो है वो पेपर रह गया, तो अब जो है वो आप क्या देख रहे हैं? ई ग्रेडिंग पॉलिसी जो नाफिज की गई थी, उस हवाले से आप लोग की तैयारी कैसी थी? जी, स्कूल वालों ने हमें अच्छी तैयारी कराई, हमें बताया ई ग्रेडिंग के बारे में, सारा OMR शीट के बारे में हमारी प्रेजेंटेशंस हुई कि कैसे हमें कंडक्ट करना है, कैसे हमारे पास पॉइंटर से हमें लिखवाना शुरू किया और हमारे पेपर जो प्रीलियम था हमारा बॉल पॉइंट से लिया गया ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। OMR शीट्स भी हमें फराहम की गई स्कूल वालों की तरफ से 2-3 पेपर में, ताकि हमें और अच्छी प्रैक्टिस हो। और ऐसे अभी हमने देखा अच्छे पेपर्स थे, कॉन्सेप्चुअल पेपर्स थे, मुश्किल भी थे थोड़े से, मतलब अगर हम उसको समझें और अपने तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। बहुत अच्छे पेपर गए हमारे। जी बिल्कुल, कुछ और भी तलबा मौजूद है, मुझसे बात करते हैं। मुझे बताइए, जो पहले एडमिट कार्ड का भी इशू हो गया था, तो आपके स्कूलों में भी कुछ इस तरह के मसाइल सामने आए थे? और दूसरा ये भी बताइएगा कि उसके बाद जब सेंटर चेंज हुए तो उसके बाद आप लोग कोई मुश्किलात तो नहीं दरपेश? हमारे सेंटर वगैरह तो चेंज नहीं हुए और एडमिट कार्ड तक जहाँ की बात है वो हमारे स्कूल वालों ने जो डेट चेंज हुई थी कि एडमिट कार्ड इस तारीख को नहीं मिल रहा, तो जैसे ही इशू हुआ कि एडमिट कार्ड वापस रिलीज़ हो गए, हमारे नेक्स्ट डे हमें एडमिट कार्ड्स मिल गए थे और बाकी स्कूल वालों ने पूरा हमें गाइड वगैरह। अच्छा, ये भी बता दें कि यहाँ पर जो है वो चीटिंग वगैरह की रोकथाम के लिए क्या इंतजाम किए गए? चीटिंग वगैरह की रोकथाम के लिए टीचर्स वगैरह ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, लाइक अगर कोई कर रहा है तो वो पेपर ले रहे हैं और मतलब चिट्स वगैरह पूरी अच्छे से चेकिंग हो रही है, गर्ल्स की कॉलर स्लीव्स वगैरह, एंड कोई मतलब मटेरियल अलाउ नहीं है। और अगर कोई बच्ची ला रही है तो उसको स्टैपल करके वो बोर्ड मतलब लाइक वहाँ भेजा जा रहा है कि ये चीटिंग पकड़ी गई है, और ताकि फिर उसकी आगे कार्रवाई हो। बिल्कुल, और ये भी बता दीजिए कि पहले भी हम देख रहे थे कि पेपर जो है वो लीक हो जाते हैं, अब हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला दोबारा है, जबकि मैट्रिक बोर्ड की जानिब से ये कहा गया था कि इस बार जो पेपर होंगे वो शफाफ तरीके से होंगे। हम ये देखते हैं कि जो बच्चे पेपर लीक होने के बाद पेपर दे रहे थे उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो पढ़ के पेपर दे रहे हैं, उस पर आप लोग क्या कहना चाहिए?
जी, ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी की बात है कि हम पूरे साल पढ़ रहे हैं, हमने अपनी मेहनत की है और फिर वो 15-20 मिनट पहले लीक हो गया पेपर, बच्चे आराम से देख देख के आधे घंटे बाद सेंटर पहुंच रहे हैं अपना तैयारी करके, तो वो थोड़ी सी हमें अजीब सा लगता है कि हम पूरे साल तैयारी कर रहे हैं और वो चीटिंग करके पास हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा है हमारे साथ तलबा यहाँ पर मौजूद थी और सेंटर सुपरिटेंडेंट भी यहाँ पर मौजूद थे और उनका यही कहना है कि पेपर जो है वो यहाँ पर किसी वक्त गए और साथ साथ उनका यही बताना था कि पहले से ही जो है वो मॉक एग्जाम्स कंडक्ट कर दिए गए थे बच्चों के, ताकि बच्चों को जो है वो आजमाइशी तौर पर जहनी तौर पर जो है वो तैयार किया जा सके कि आइंदा जो आने वाले पेपर हैं वो किस तरह लिए जाएंगे। साथ साथ इस बार जो नई ग्रेडिंग पॉलिसी की जो नाफिज की गई थी उसके तहत भी पर्चे लिए गए और ख़ासतौर पर जो बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना था वो भी तलबा को पहले से ही बता दिया गया था, जिसकी वजह से बच्चों को जो है वो इम्तिहानात देने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। जी राबेल सदीद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं, ताहम पर्चा आउट होने की शिकायत बदस्तूर सामने आ रही हैं। उर्दू बाजार के मौलाना फजलुर रहमान स्कूल ने तलबा को हिदायत दी है कि वो स्टेशनरी बॉक्स भी ट्रांसपेरेंट लेकर आएँ ताकि नकल की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि 9वीं और 10वीं जमात के जो इम्तिहानात का सिलसिला है वो जारी और सारी है और 7 में से जो है वो तकरीबन 5 से 6 पेपर जो है वो 9 और मैट्रिक के गुजर चुके हैं। आखिरी मराहिल में जो है इम्तिहानात का सिलसिला दाखिल हो चुका है। आज 9वीं जमात का जो है वो इस वक्त उर्दू का पेपर जारी और सारी और अब से चंद मिनटों बाद जो है वो तलबा की जो है वो छुट्टी होने वाली है। मैं इस वक्त गर्ल्स जो है वो स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। मौलाना फजलुर रहमान उर्दू बाजार का एक नामी गिरामी स्कूल है। तकरीबन यहाँ पर जो है वो 500 से ज़ायद जो तलबा हैं उनका जो है वो बोर्ड नाफिज किया गया है। तलबा की तादाद जो है 9वीं और 10वीं जमात की जो कसीर तादाद में देखी जा रही है। चूंकि चिटिंग का जो है वो मरहला हम देख रहे हैं कि आज उर्दू का पेपर जो है वो काफ़ी जल्दी जो है वो लीक हो गया था। 9:10 पर भी पेपर आउट हो गया था। पिछले 2 रोज़ हमने देखा कि जो केमिस्ट्री का और इंग्लिश का पेपर था वो लीक नहीं हुआ था, जबकि पहले पेपर से हम देख रहे हैं कि पर्चा आउट होने की जो रिवायत है वो देखी जा रही है। बोर्ड के इम्तिहानात की में जो है वो सख्ती की जा रही है। उसके बावजूद भी डिजिटल दौर में जो है वो बच्चे अपना काम दिखा देते हैं और कोई ना कोई जो वो इन्विजिलेटर ऐसा होता है जो पेपर जो वो लीक कर देता है और बच्चे उसमें कामयाब हो जाते हैं। इस वक्त फजलुर रहमान में जो वो चिटिंग का सिलसिला नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सख्ती ऐसी है कि मोबाइल्स हो या फिर उनको जो वो मना कर दिया जाता है, जबकि जो स्टेशनरी बॉक्स है उनको भी जो वो ट्रांसपेरेंट रखा गया है, जबकि एडमिट कार्ड की भी चेकिंग जो वो यहाँ पर फ्रंट बैक की जाती है। तो लिहाजा जो तलबात है यहाँ पर उनको जो वो चिटिंग का मौका नहीं मिल पा रहा। लेकिन अब भी कराची के बेशतर स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जो वो गैर एलानिया जो वो बोर्ड कायम हुए हुए हैं, गैर एलानिया सेंटर कायम हुए हुए हैं, इसलिए अभी कोरंगी और लियारी के स्कूलों में जो वो देखा जा रहा है। जी, सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। आज 9वीं जमात का उर्दू का पर्चा लिया जा रहा है। PECHS के एक सरकारी स्कूल में तलबा को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं और इम्तिहानी अमल शफाफ मराकज़ से नकल की इतलात सामने आई हैं। ताहम कुछ मराकज़ ऐसे भी हैं जहाँ सख्ती के साथ निगरानी की जा रही है और तलबा अपनी मेहनत के साथ पर्चा हल कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा बताइएगा। आज बिल्कुल सानवी तालीमी बोर्ड के तहत जो है 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का जो है आगाज़ हो चुका था और आज जो है 9वीं जमात का उर्दू का पर्चा लिया जा रहा है। इस वक्त मैं एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ कि जहाँ पर बॉयज़ जो तलबा हैं वो अपना पर्चा हल करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के बाद वो यहाँ पर लॉबी में भी बैठे हुए हैं और कुछ बाहर बैठे हुए हैं टेंट लगा के, जिसकी वजह से गर्मी की भी शिद्दत ज़्यादा है, फ़ैन नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से पेपर दे रहे हैं। इस स्कूल के टीचर मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि क्या क्या सहूलियात आप लोग जो है इस टाइम बच्चों को दे रहे हैं, क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और कहाँ पर आप लोगों को सहूलियात का फुकदान का सामना करना पड़ता है? नहीं, माशाल्लाह से अगर ओवरऑल आप सिचुएशन देखें तो हमारा स्कूल बहुत सारे स्कूलों से कदरन बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब आप देखें यहाँ पे 350 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। बोर्ड ऑफिस से हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें एक्स्ट्रा चेयर्स और टेबल्स भी प्रोवाइड किए और माशाल्लाह बहुत स्पेस है और बच्चे इजीली पेपर दे रहे हैं और हम यहाँ चीटिंग नहीं होने दे रहे। थैंक यू। बिल्कुल, आप यहाँ शूटिंग नहीं होने दे रहे, तो आप कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे गर्मी में बच्चे बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी फैन का इंतजाम? जी, फैन है। आप देखें कुछ रूम्स में है, कुछ में थोड़ा नहीं है, तो मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। जहाँ भी हमसे जो हो रहा है हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर इनकी तरफ से पूरी सहूलियात दी जा रही हैं बच्चों को कि बच्चे जो है आराम से पेपर कर सकें। बेटा, आप यहाँ पे पेपर कर रहे हो इजीली, तो गर्मी के अंदर फैन नहीं है, पेपर आराम से हो रहा है? जी। कोई मसला? नो। नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आप बताएगा कि गर्मी में पसीने से कोई मसला तो नहीं है क्योंकि पंखा नहीं है, सारी चीजें? थोड़ा कुछ गर्मी होता है, इस वजह बस अपने पेपर करते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं। भूलते तो नहीं हो कुछ?
भूल भी जाते हैं हमें। गर्मी की वजह ज्यादा गर्मी होती है बाहर, ज्यादा इधर से भी बाहर गर्मी ज्यादा इधर। बिल्कुल जैसे कह रहे ज्यादा गर्मी होती है, हम भूल भी जाते हैं चीजें, लेकिन नवी जमात का जो है उर्दू का पर्चा यहाँ पर जारी है। बोर्ड ऑफिस की जानिब से जो है इलेक्ट्रिक को हिदायत की गई थी कि ड्यूरिंग एग्जाम लाइट ना बंद की जाए, तो लाइट तो नहीं जा रही है, लेकिन जहाँ पर फैन नहीं है, बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स को जो है बाहर भी बिठाया गया है। बाकी तमाम तर सहूलियात स्कूल इंतजामिया की जानिब से बच्चों को यहाँ पर दी जा रही हैं। जी, मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तिहानात का सिलसिला जारी। सदर में गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल TK जिस्मानी में सहूलियात का फुकदान। इम्तिहानी मराकज़ के बाहर पुलिस एहलकार तक मौजूद नहीं। तलबा के वालिदैन शदीद गर्मी में धूप में बैठने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। आज भी नवी जमात का पर्चा जो है वो इस वक्त लिया जा रहा है। सहूलियात की बात करें तो सिक्योरिटी के भी इंतजाम नजर नहीं आते हैं कराची के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के बाहर, जबकि हम देखते हैं कि वालिदैन जो है वो बाहर ख्वार होते हुए स्कूल के बाहर नजर आते हैं। इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ, जहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जो है वहाँ पर वालिदैन जो है वो इस तरह बाहर जो है वो धूप में इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ साथ पूरी सड़क किनारे जो है वो वालिदैन नजर आते हैं और शदीद गर्मी में जो है वो वालिदैन इंतजार करते हुए नजर आते हैं। खवातीन भी हमारे साथ मौजूद है, स्कूल के बाहर बैठे हैं। यहाँ पर बैठने की भी कोई खासा इंतजाम नहीं किया गया। हाँ, तो हमारी पोती का पेपर है, तो जब पहले पेपर से और अभी तक बाहर ही बैठे हुए हैं। सुबह से आई हैं? हाँ, सुबह 9 बजे के आ जाते हैं हम लोग, जब छुट्टी होती है जब लेके जाते हैं अपने बच्चों को बाहर बिठा दिया कि अंदर बैठने की जगह नहीं देते। नहीं, हम बोला ही नहीं हम लोगों के आप लोग अंदर आए। हम लोग बोला बाहर ही रुके आप लोग, ये बोला था। खवातीन को बाहर ही बिठा दिया गया है, अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। खवातीन का कहना है कि सुबह सवेरे से जो है वो हम बाहर बैठे हैं, लिहाजा स्कूल इंतजामिया को चाहिए कि बैठने के लिए जगह फराहम करें। शहर कायद के बासी 2 दिन प्यासे रहेंगे। 25 से 27 अप्रैल तक नल खुश्क, 9 पंप्स बंद होंगे। 27 अप्रैल से 7 पंप्स बहाल, 2 मजीद 5 रोज़ तक बंद रहेंगे। 650 मिलियन गैलन से 400 तक पानी आधा, मुश्किलात दुगनी। नॉर्थ कराची, सरजानी, स्कीम 33, गुलिस्तान जोहर मुतासर होंगे। गुलशन इकबाल, सदर और चनेसर टाउन के कुछ इलाकों में पानी नहीं मिलेगा। नीपास, फूरा और सखी हसन हाइड्रेंट्स भी बंद रहेंगे। हुकाम वाला का शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने का मशवरा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, गंदम खरीदारी सीजन में गैर हाजिरी पर महकमा खुराक की कार्रवाई। घुसट मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग। महकमा खुराक सिंध की क्रैकडाउन मुहिम। सेक्रेटरी खुराक गुलाम अब्बास नाइच की कार्रवाइयाँ तेज़। जैकबाबाद के 9 फूड इंस्पेक्टर्स और सुपरवाइजर्स मुअत्तल कर दिए गए। सेक्शन अफसर एडमिन 2 के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोडियो से जानते हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने संदने महकमा खुराक में बाकायदा तौर पर जो है मुबैना तौर पर करप्शन, माली बेज़ाब्तियों और इफ्तार का जो गलत इस्तेमाल करने के मामले पर बाकायदा तौर पर कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। इस हवाले से महकमा खुराक सिंध ने जो है 9 जो है फूड इंस्पेक्टर और फूड सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। उनको मुलाजमत से जो है मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी खुराक गुलाम अब्बास नाइच की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर महकमा खुराक सिंध ने 9 फूड इंस्पेक्टर और फूड सुपरवाइजर को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में अब्दुल रशीद खोसो, गौस बख्श शाहानी, गुल हसन खोसो, नजीर अहमद बख्शी, हिनात अली भंगवार, इफ्तिखार अहमद चना और मकबूल अहमद बुर्डो शामिल है, जिनको मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया है। इस वजह से महकमा खुराक के सेक्शन अफसर एडमिन 2 शफीक मोहम्मद गलाल ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन जो 9 फूड इंस्पेक्टर और जो फूड सुपरवाइजर को ओहदों से मुअत्तल कर दिया गया है। जी आज़ाद नोटियो अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, आपका शुक्रिया। कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की मुद्दत ख़त्म होने के करीब सिंध हुकूमत ने नए वाइस चांसलर के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। प्रोफेसर खालिद इराकी की मुद्दत में तोसी न करने का फैसला। जुलाई 2022 में खालिद इराक को वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया था। नए वाइस चांसलर के लिए दरख्वास्तें तलब। ग्रेड 21 के सरकारी अफसरान भी अहल करार। सिविल सोसाइटी के तजुर्बाकार अफराद भी दरख्वास्त दे सकते हैं। मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जानते हैं। आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ सिंध हुकूमत ने आज एक इश्तिहार जारी किया है महकमा यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स ने, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं और इसमें तमाम लोगों को कहा गया है कि जो लोग अहल हैं वो दरख्वास्तें करें। उसमें ऐसे लोग जो शुबा तदरीस में तजर्बा रखते हों और वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं और ग्रेड 21 के सरकारी अफसरान जो हैं वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं
या दरकार तालीमी तजर्बा रखने वाले सिविल सोसाइटी के वो अफराद जो तालीमी तमाम डिग्रियाँ रखते हैं वो दरख्वास्तें दे सकते हैं और उम्मीदवारों की उम्र जो है वो 62 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस इख्तियार के मुताबिक। जुलाई 2022 में मौजूदा वाइस चांसलर खालिद इराकी वाइस चांसलर मुकर्रर हुए थे, लिहाजा जुलाई 2026 में उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। 4 साल के लिए वाइस चांसलर होता है, लिहाजा इस इख्तियार से लगता है कि हुकूमत ने जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में मज़ीद जो है इजाफा न करने का फैसला किया है। जी, आज इस माली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी इजलास 27 अप्रैल को तलब। इजलास की सदारत गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद करेंगे। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स इजाफे की अक्सरियती पेशगोई। 53% माहिरीन शरह सूद में इजाफे के हक में, 43% शरह सूद बरकरार रहने के मौक़िफ़ पर कायम। सिर्फ 4% ने शरह सूद में कमी की पेशगोई की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा। देखा जाए स्टेट बैंक का अहम मॉनेटरी पॉलिसी इजलास 27 अप्रैल को होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास की सरबराही गवर्नर स्टेट बैंक करेंगे। टॉप लाइन सिक्योरिटी रिसर्च का मार्केट सर्वे जारी हुआ है, जिसके तहत 53% शुरा ने जो है शरह सूद में इजाफे की पेशगोई कर दी है। अक्सर की राय में शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा देख रहे हैं। और सब देखा जाए कि 43% माहिरीन जो है शरह सूद बरकरार रहने के हक में राय दी है। सिर्फ 4% ने शरह सूद में कमी की पेशगोई की है। और वो रिपोर्ट में कहा गया आदमी कशीदगी के बाईस माशी खर्चात में इजाफा हुआ है, महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है। तेल की जो बढ़ती कीमतें हैं शरह सूद बढ़ाने की वजह करार दी जा रही है माहिरीन की जानिब से। साथ ही देखा जाए अमरीका ईरान जंग की मुद्दत गैर यकीनी असरात तमील हो सकते हैं, ये भी खर्चात जाहिर किए हैं। और मार्केट सिग्नल भी जिसमें टी बिल्स और काइबर रेट्स हैं शरह सूद में मामूली इजाफे की तरफ इशारा दे रहे हैं। साथ ही देखा जाए हालिया हफ्तों में जो उतार चढ़ाव हुआ है जिसकी वजह से खाम तेल और दीगर चीज़ों की तो जंगबंदी के बाद जो है उसमें कमी तो देखने आई, लेकिन देखा जाए तेल की कीमतें जो है 60% के मुताबिक $80 की बैरल से ऊपर रह सकती हैं, जबकि 41% ने जो खाम तेल की कीमत जो है $80 से कम रहने की तवक्को जाहिर की है। दिसंबर 26 में देखा जाए कि दिसंबर 2026 तक साल के इख्तिताम तक 60% के मुताबिक शरह सूद 10.5% से ऊपर रह सकता है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कारोबारी हवाले से आपको खबर दें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान है। हंडन इंडेक्स में 1977 पॉइंट्स की कमी हो गई है। साबिक डायरेक्टर PSX अमीन यूसुफ कहते हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी और मुज़ाकरात में तातुल के बायस सरमायाकार गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जब कारोबार का आगाज़ हुआ है तो मनफी रुझान देखने में आ रहा है। और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स में हम देख रहे हैं कि उन शेयर्स की फ़रोख्त देखने में आ रही है, जिसकी वजह से मंदी के बादल इस वक्त स्टॉक मार्केट में जो है वो बदसूर बरकरार हैं। क्या वजूहात हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमीन साहब जो कि साबिक डायरेक्टर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से आते हैं। अमीन साहब, क्या कहेंगे कि आज मनफी रुझान क्यों है? 100 इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 1,66,000 से 1,67,000 के दरमियान ही ट्रेड हो रहा है। देखिए, एक तो वजह है कि नेगोशिएशंस जो होनी थी जुम्मे को वो नहीं हुई ईरान और अमेरिका की, तो एक वो भी एक एलिमेंट है। और लोगों को थोड़ा सा खौफजदा है कि भाई वापस से वॉर शुरू नहीं हो जाए, सीज़ फायर ख़त्म नहीं हो जाए। दूसरा, आज रोल ओवर है, फ्यूचर का आखिरी दिन है, तो रोल ओवर में ऑब्वियसली पोजीशन स्क्वायर अप होती है, तो उसकी वजह से मार्केट में प्रेशर होता है। और प्लस जुम्मे वाले दिन लोग पोजीशंस लेके नहीं जाते क्योंकि सैटरडे संडे में कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती है, तो एक ये भी वजह है कि पोजीशंस लोग नहीं लेते, स्क्वायर अप करके वेट कर रहे होते कि मंडे को आगे नई पोजीशन लें, तो ये वजह भी है। और प्लस देखिए, एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ यही वजह है खौफजदा है कि लोग कभी वॉर कंटिन्यू तो नहीं होगी, सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली आएगा, ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, और कोई वजह नहीं है। देखिए, इकोनॉमी हमारी सही जा रही है, हमारे रिजर्व्स अभी बढ़े हैं, हमारे पास सऊदी अरेबिया से भी पैसा है, हमने UAE को भी पैसे दे दिए, तो आई डोंट थिंक सो कि इकोनॉमी में हमारे कोई इशू है। मेन ऑयल की प्राइसेस है जो हमें कंसर्न कर रही हैं। आज किन किन सेक्टर्स में जो है वो शेयर्स की फरोख्त देखी गई है और किन किन सेक्टर पर दबाव देखा गया है? देखिए, ज़्यादातर तक ऑयल के स्टॉक्स हैं, बैंक्स के स्टॉक्स हैं, मतलब हर एक में थोड़ी थोड़ी करेक्शन है मार्केट में। ऑब्वियसली एक साथ होती है तो बहुत ज़्यादा फिर तो फ्लोर लग जाता, नीचे का हॉल्ड लग सकता था, तो वो नहीं लगा। और ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट तो आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्यूचर में जो अगर पोजीशंस होती हैं लोग स्क्वायर अप करते हैं, और जो फ्यूचर की पोजीशंस होती है उससे कभी रेडी में ट्रेड हो रहा होता है, तो उसका इम्पैक्ट भी आ रहा होता है। जी बिल्कुल, अमीन चुनाई से हमारी बात हुई, उनके ही कहना है कि स्टॉक मार्केट में सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं
उनमें करेक्शन देखी जा रही है। और उसकी वजूहत ये हैं कि जो सरमायाकार हैं वो मोहतात हुए हुए हैं, क्योंकि उनको खौफ है कि सीज़ फायर भी जो है कोई जो ख़त्म ना हो जाए। उसके साथ साथ अभी तक ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात भी नहीं हो सके, तो इस वजह से सरमायाकार मोहतात हुए हैं। जी। अल्लाहवाला टाउन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबारी सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। ताजिरों का कहना है कि बिजली की तवील बंदिश के बायस कारोबार ठप हो गया है, जबकि रोज़मर्रा के मामूलात भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। आगाह करेंगे दुआ शकील पराचा, दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अल्लाहवाला टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके कारोबार हैं, जिनकी दुकानें वगैरह हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं बिजली ना आने की वजह से। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे जो है शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये कारखाना भी आपका है, बिजली ना होने की वजह से क्या नुकसानात हैं, कितना नुकसान होता है काम में आपके? बिजली ना होने से बहुत नुकसान होता है। बिजली नहीं है तो मशीनें नहीं चलेंगी, मशीनें काम नहीं करती तो हमारा भी काम नहीं चलता। और ये कारपेंटर की दुकान है, तो यहाँ तो बिजली के बगैर तो बिल हो नहीं सकता बिल्कुल भी काम। बिजली जो है वो जाती है शेड्यूल की? यहाँ रोजाना सिर्फ 3 घंटे बिजली मिलती है पूरे दिन में, बस, फिर और बाकी लोड शेडिंग है। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या इस पे एक्शन लेना चाहिए? एक्शन यही लेना चाहिए कि भाई यहाँ पे बिजली पूरी दो, ताकि जो है ना कारोबार चले। इस वजह से कारोबार है नहीं और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, खुदा की पनाह, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे शहरी मौजूद थे और इनकी जो है यहाँ पे कारखाना था कारपेंटरिंग का, जो है वो ये काम करते हैं। उनका यही कहना था कि बिजली ना होने की वजह से, क्योंकि सारा काम बिजली पे ही डिपेंड करता है, तो बिजली ना होने की वजह से इनका कारखाना बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। और कारोबार वैसे ही नहीं, और बिजली ना होने की वजह से कारोबार में बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान, जो बचे कुछ कारोबार है उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। तो उनका यही कहना था कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उस पर जल्द से जल्द काबू पा लेना चाहिए। जी। लोक सहायता ट्रस्ट के ताउन से 54वीं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप कराची में 14 मई से मुनक्किद होगी। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन के मुताबिक मुल्क भर से खिलाड़ी शिरकत करेंगे, जबकि मुख्तलिफ सूबों और इदारों की टीमें भी इस इवेंट का हिस्सा होंगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। हमाद बताइएगा। लोक सहायता 54 नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 14 मई से एनईडी यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन साहब, हम इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा वजाहत भाई, कराची में दूसरी दफ़ा नेशनल हो रही है एथलेटिक्स चैंपियनशिप, मुझे ये बताइएगा कि इसमें कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, कितने सूबे होंगे, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, और इसको किस तरह ऑर्गेनाइज आप लोग करने जा रहे हैं, ताकि जो है पूरे पाकिस्तान में इस तरह की जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है इस पर सबकी नज़र होती है, और हमारे कितने जो है एथलीट जो है इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? जी, 54th नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है एथलेटिक्स का सबसे टॉप मोस्ट पाकिस्तान के अंदर इवेंट है, और इसके अंदर ऑल ओवर पाकिस्तान टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसके अंदर सारे प्रोविंसेस और एरियाज़ की टीम्स हैं, जो कि टोटल 7 हैं। इसी तरह देयर आर 7 डिपार्टमेंट्स, जिसके अंदर आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वापडा है, रेलवे है, HEC है, और इस तरह 14 डिपार्टमेंट्स जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और इंशाल्लाह ताला एक ये मेगा इवेंट होगा, जिसके अंदर हमारी कोलैबोरेशन है विद लोक सहायता ट्रस्ट के साथ, और ये ऑर्गेनाइज इवेंट जो है इंशाल्लाह ताला एक अच्छा इवेंट होगा कराची के लोगों के लिए, पाकिस्तान के और सिंध के लोगों के लिए। और वी वुड रिक्वेस्ट देम कि जी सब लोग आएँ और अपने बच्चों को भी साथ कंपटीशन दिखाने के लिए लाएं, ताकि एक इंटरेस्ट जनरेट हो हमारे लोगों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, और वो बच्चे जो है वो स्क्रीन्स को, कंप्यूटर्स को छोड़ के हमारे ग्राउंड्स के अंदर आएं और ग्राउंड्स आबाद हों। यही हमारी जो है वो एफर्ट है, और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स के थ्रू जाए। इसमें हमारे जो अरशद नदीम जो कि हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के, और हमारे हीरो भी हैं कौमी, क्या वो भी शिरकत करेंगे, वो भी हिस्सा बनेंगे? और हमारे कौन कौन से ऐसे एथलीट हैं जो बड़े नाम है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? जी, हमारे तमाम पाकिस्तान के एथलीट्स जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इधर डिपार्टमेंट्स की और प्रोविंसेस की टीम्स आएंगी, और हर प्रोविंस और हर डिपार्टमेंट चाहेगा कि उनके जो बेस्ट से बेस्ट एथलीट्स हैं वो इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करें, ताकि उनकी विद इन दी डिपार्टमेंट्स और प्रोविंसेस जो है वो उनकी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो। और इसके अंदर हमारे 100 मीटर के, 400 के शजर हैं, तमीन खान हैं जो KPK की वुमेन की 100 मीटर की हमारी चैंपियन है, 53rd नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की,
तो इस तरह बहुत से बच्चे हैं जो कि इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जी वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेंगे। लास्ट टाइम डिस्कस थ्रो के अंदर 53rd नेशनल चैंपियनशिप में डिस्कस में वुमेन में जो है वो नया नेशनल रिकॉर्ड बना था एंड वी आर होपिंग कि जी वो रिकॉर्ड्स जो है वो फर्दर बेहतर होंगे और इम्प्रूव होंगे इस चैंपियनशिप में इंशाल्लाह। बजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना है कि इस जो है एथलेटिक चैंपियनशिप को जो है कामयाब बनाने के लिए तमाम जो है वो ऑफिशियल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर सिंध एथलेटिक्स एसोसिएशन की बात की जाए या फिर पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन की बात की जाए तो तमाम ऑफिशियल जो है चाह रहे हैं कि ये एथलीट जो है बड़ी कामयाब तरीके से और 500 से ज़ायद एथलीट जो हैं वो इस जो है नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे।